नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने परिवार में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल क्यूट। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल क्यूट क्या है कि मत सोच कि बाला कहाँ तक जाएगा, तू फेंक तो सही, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, ये आपका आज का मोटिवेशनल क्यूट। और इसी मोटिवेशनल क्यूट के साथ दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, कौन सी नंबर का? अपने 11वें नंबर का आज दोस्तों अपन करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल बहुत ही डिटेल से दोस्तों मैंने आपको करवाए हैं। और दोस्तों, अपन ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को छोड़कर नहीं जा सकते। दोस्तों, आप इनको अच्छी तरीके से दोस्तों इनको 2-3 बार दोस्तों इन प्रश्नों को सुनो और अच्छी प्रकार से आप इनका नोट्स बनाओ। और दोस्तों, आप इन्हीं प्रश्नों से आपका सिलेक्शन होने वाला है। मतलब दोस्तों, अपन अब कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न, फिर मैं दोस्तों आपको कराऊंगा ज्योग्राफी के, फिर हिस्ट्री के कराऊंगा, फिर साइंस के कराऊंगा। मतलब कि दोस्तों, यानी कि आपका जो पेपर है दोस्तों जीके के कारण दोस्तों आपका पेपर नहीं रहेगा। मतलब कि दोस्तों, आपको जीके इतना दोस्तों करवा दूंगा कि आपका पेपर नहीं रहेगा। दोस्तों, आप हमारे साथ दोस्तों लंबे समय तक दोस्तों जुड़िए रहिए। और अपन आज का अपना प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन क्या है? क्या अपने क्वेश्चन आज कितने होंगे? मतलब कि 101 से लेकर अपन 110 तक आज जो क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि हु इश्यूज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मतलब मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन यूएनडीपी, ऑप्शन बी यूडीपीएन, ऑप्शन सी केपीसीएल, ऑप्शन डी डीएलसीके। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि जो मानव विकास रिपोर्ट जो है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है, वो कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो यूएनडीपी जो है वो मानव विकास रिपोर्ट को क्या करता है? जारी करता है उसको। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अपन दोस्तों इसके बारे में दोस्तों जिस प्रकार से अपन पिछले 10 प्रैक्टिस सेटों में मतलब डिटेल से दोस्तों हर क्वेश्चन को अपन ने किया था, उसी प्रकार से हम डिटेल से दोस्तों करेंगे यूएनडीपी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अपन जान लेते हैं यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, अपन जान रहे थे यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी हिंदी में अपन इसको कह सकते हैं दोस्तों क्या? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी दोस्तों? यूएनडीपी की, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अपन इसको बोल सकते हैं। और दोस्तों, जब अपन अपने जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1965 में, तब दोस्तों ये युद्ध तो समाप्त हो गया था। लेकिन जब अगले ही साल दोस्तों 1966 में क्या हुआ? शांति समझौता, मतलब कि अपन उसको बोल सकते हैं ताशकंद दोस्तों समझौता बोल सकते हैं। आप इन पॉइंटों को दोस्तों याद रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। दोस्तों,
अब दोस्तों अपन जानते हैं कि यूएनडीपी जो है वो 3 आधार पर दोस्तों क्या करता है, जारी करता है। क्या मतलब जो ये रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक या रिपोर्ट अपन कह सकते हैं, ये 3 प्रकार से जारी करता है। कौन कौन से 3 प्रकार है? एक तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के स्तर के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। मतलब कि ये 3 प्रकार से क्या करता है, 3 प्रकार से मतलब कि ये रिपोर्ट जारी करता है। सो अपन ने इसके बारे में डिटेल से जाना दोस्तों। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नॉट बेसिक ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक के आकलन का आधार क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन बी शिक्षा का स्तर। ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन डी कुपोषण। देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक के आकलन का आधार क्या नहीं है? दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो मानव विकास सूचकांक के जो आकलन के आधार है वो कौन कौन से हैं। ये भी है दोस्तों, कौन सा? जीवन प्रत्याशा भी है दोस्तों। हमने अभी अभी जो पहले वाले क्वेश्चन में अपने देखा था, शिक्षा का स्तर भी रहता है और प्रति व्यक्ति आय भी रहता है। लेकिन दोस्तों क्या नहीं रहता है? कुपोषण नहीं रहता है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या पूछा है प्रश्न कि मानव विकास सूचकांक के आकलन का आधार क्या नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? कुपोषण नहीं है। अभी अभी हमने पढ़ा है, ये जो तीनों होते हैं ये क्या होते हैं, आकलन करते हैं। मतलब क्या करते हैं, मानव विकास सूचकांक जो जारी करता है। इन 3 आधार होते हैं दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया है। सो दोस्तों इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कुपोषण जो है वो क्या नहीं करता है, आकलन का आधार नहीं है। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इससे पहले दोस्तों अपन इसकी जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो भी अपन दोस्तों जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय को दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों 1867-68 में 20 रुपये बताई गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि 1867-68 में 20 रुपये बताई गई थी। और दोस्तों किसके माध्यम से? दोस्तों दादा भाई नौरोजी की बुक थी द पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के माध्यम से दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने बताया था सन 1867-68 में कि भाई अपनी जो पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी थी, 20 रुपये बताई थी। किसके माध्यम से दोस्तों? द पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने ही इस पुस्तक को लिखा था और इस पुस्तक के माध्यम से ही दोस्तों हमको बताया था कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 20 रुपये थी। सर्वप्रथम उसने ही बताया था। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया। मतलब भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है? चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रत्यक्ष बेरोजगारी यानी डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? परछन बेरोजगारी यानी डिसगेस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। यानी कि भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा
प्रचंड बेरोजगारी जो है वो ज़्यादा मिलती है देखने को। तो दोस्तों अपन और भी जानते हैं दोस्तों, जैसे चक्कीय बेरोजगारी क्या होती है। जैसे दोस्तों कभी तो अपन रोजगार हो जाते हैं, कभी अपन बेरोजगार, कई बार तो काम मिल जाता है और कई बार दोस्तों काम नहीं मिलता है। तो चक्रीय बेरोजगारी, जैसे मौसमी बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों, जैसे सर्दियों में मिल जाती है, गर्मियों में काम नहीं मिलता है, इस प्रकार से मौसमी बेरोजगारी। दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न। और दोस्तों प्रत्यक्ष बेरोजगारी क्या होती है, जो अपन मतलब कि जैसे कोई कंपनी में अपन काम कर रहे हैं और मतलब कंपनी ने कुछ मतलब टेक्निकल कोई चेंजमेंट कर दिया और कह दिया कि वो चीज़ चाहिए, मतलब कोई डिप्लोमा चाहिए, तो मतलब इस प्रकार से कोई चेंजमेंट कर दे तो और अपने पास न हो तो अपन तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो वही क्या होती है, प्रत्यक्ष बेरोजगारी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको चक्रीय बेरोजगारी के बारे में, प्रत्यक्ष बेरोजगारी के बारे में और मौसमी बेरोजगारी के बारे में बता दिया। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में जानेंगे। दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, अपन इसको क्या कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, अपन इसको छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। मतलब क्या होता है, जब अपन एक कार्य की आवश्यकता से अधिक संलग्न हो, मतलब कि मान लो अपना जो कोई कार्य है और वो एक व्यक्ति का ही कार्य है, यानी कि एक व्यक्ति का ही कार्य है, लेकिन उसमें क्या हो जाए दोस्तों, एक से ज़्यादा व्यक्ति जो है उस कार्य में संलग्न हो जाए उस कार्य में, तब अपन क्या होती है, छिपी हुई बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। तो दोस्तों और बेरोजगारी होती क्या है वास्तव में दोस्तों, बेरोजगारी वह होती है जब क्या होता है, इच्छा, क्षमता एवं योग्यता वह, यानी कि ये होने के बावजूद भी दोस्तों काम न मिलना। मतलब कि हमारे में दोस्तों इच्छा भी है कुछ काम करने की, क्षमता भी है, योग्यता भी है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी अपन को काम नहीं मिलता है, तो वो क्या होती है, बेरोजगारी होती है। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे। आई होप दोस्तों मैंने आपको पूरी कोशिश की है दोस्तों समझाने की। दोस्तों मैं आपको इसी प्रकार से दोस्तों मैं कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी करवाऊंगा, बहुत ही दोस्तों समझा कर। दोस्तों प्लीज़ आप भी दोस्तों सोचिए, मैं आपके लिए दोस्तों कितनी मेहनत कर रहा हूँ। जो भी साथी आता है प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों को बताओ कि इतनी डिटेल से दोस्तों मैं कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ आपको, और दोस्तों लगातार करा रहा हूँ दोस्तों, मैं फ्री में करा रहा हूँ दोस्तों आपको। प्लीज़ दोस्तों सोचिए आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप सपोर्ट नहीं करते हो। दोस्तों आप शेयर किया करो भाई, यही दोस्तों अपना क्या होता है, मोटिवेशन होता है, जो आप शेयर करते हो और अच्छे अपने लाइक करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हो, यही मेरा क्या होता है, मोटिवेशन होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 104, मतलब इससे पहले अपन कर चुके हैं दोस्तों। इश्यूज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन इंडिया, मतलब कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों। यानी कि भारत में जो मानव विकास रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है। ऑप्शन ए क्या है, फाइनेंशियल कमीशन यानी वित्त आयोग, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, और ऑप्शन सी क्या है, नीति आयोग। ऑप्शन डी क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। यानी कि कौन जो है वो भारत में मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। सभी साथी क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, मतलब नीति आयोग क्या करता है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। सो दोस्तों अपन इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन जानते हैं CSO भी कह सकते हैं दोस्तों अपन इसको, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना सन 1951 में की गई थी। और नीति आयोग के बारे में जानते हैं तो नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में की गई थी। और योजना आयोग दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी। और वित्त आयोग जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1950 में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन तो ये बनता है दोस्तों
कि जो वित्त आयोग जो है वो कौन से अनुच्छेद में आता है, तो वो अनुच्छेद में आता है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जो उल्लेख है, यानी कि वित्त आयोग जो है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 में है। सो दोस्तों अपन ने डिटेल से किया है सब कुछ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मतलब कि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए आपके पास है साइकिलिंग चक्रीय, ऑप्शन बी सीजनल मौसमी, ऑप्शन सी संरचनात्मक, ऑप्शन डी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। मतलब भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी का दोस्तों स्वरूप देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि संरचनात्मक बेरोजगारी दोस्तों हमारे भारत में, हमारे इंडिया में दोस्तों बेरोजगारी का स्वरूप है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, मतलब सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है दोस्तों। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रति व्यक्ति आय वाला है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब गोवा जो है वो क्या है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है दोस्तों। देखिए दोस्तों अपन इसके बारे में कुछ बताते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों भारत में जो, सबसे पहले दोस्तों आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ कि गोवा का जो है, गोवा में किसका अधिकार है, यानी कि गोवा में जो है किसका अधिकार है। देखिए दोस्तों मेरे पास वो पेन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये कराओ अपने, मतलब दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करवाओ। इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि गोवा जो है वो किस, मतलब किस प्रकार, यानी कि अधिकार कौन कर रखा है, इस पर अधिकार कौन कर रखा है, गोवा पर अधिकार कौन कर रखा है, तो मैं बोलूँगा पुर्तगाल। दोस्तों पुर्तगाल जो थे वो, यानी कि भारत में पुर्तगाल सबसे पहले आए थे दोस्तों, और पुर्तगाल भारत में सब के बाद में ही दोस्तों गए थे, सब के बाद में गए थे और सबसे पहले आए थे। तो दोस्तों आप इसको भी ध्यान में रखना। और दोस्तों पुर्तगाल ने ही दोस्तों क्या हुआ था, 1961 में दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, और पुर्तगालियों ने ही अपने देश में क्या कर गए दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस कर गए दोस्तों। और अब उनका जो उत्पादन था दोस्तों, वो कौन कौन से उत्पादन करते थे, जैसे आलू, तंबाकू, ये दोस्तों पुर्तगाल ही करते थे। और दोस्तों जब अपन वो क्या कर रहे थे, हिंदू महासागर पर दोस्तों उन्होंने जब कब्जा किया था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी भी दोस्तों उन्होंने अपनाई थी। सो दोस्तों आप सभी पॉइंट को ध्यान से रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 107 का दोस्तों क्या है, व्हाट इज मेंट बाय मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब दोस्तों क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या है आपके पास, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों, मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट 10वें नंबर का था अपन, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों डिटेल से बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। और दोस्तों आपको बताया था, यानी जो ये अर्थव्यवस्थाएं होती हैं इनके बारे में दोस्तों अपन ने डिटेल से
दोस्तों अपन ने किया था। जो साथी नया आया है प्लीज़ उसको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखेगा ताकि उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और उसके कोई भी डाउट न रहे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब निजी यानी प्राइवेट और एंड सार्वजनिक, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। दोस्तों अपन कह सकते हैं मतलब इसमें जो होगा अपन इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, या अपन इसको क्या कह सकते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यही है दोस्तों। क्या तात्पर्य है? जिसके अंदर क्या हो, यानी कि जिसके अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, दोनों हो तो अपन उसको क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब दोस्तों अपन कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था बराबर अपन कह सकते हैं क्या दोस्तों? समाजवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था प्लस देखिए दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है, यानी कि समाजवादी। अपन दोस्तों मैं ऐसे ही बता देता हूँ दोस्तों, लिखा नहीं जाता है यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे पास दोस्तों वो पेन नहीं है, इसलिए दोस्तों लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पर। सो दोस्तों मैं कहता हूँ प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करो दोस्तों, ताकि मैं भी आपको दोस्तों अपने लाइव प्रैक्टिस ले सके और दोस्तों आपको बोर्ड पर क्रॉस करवाई जाएगी दोस्तों। सो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। और दोस्तों मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और अपन जब समाजवादी अर्थव्यवस्था को जोड़ देते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना? हु प्रोपोनेटेड द मनी एक्सप्लोइंग प्रिंसिपल, मतलब धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों इससे प्रैक्टिस सेट लगाने से आपकी तैयारी का भी पता चलता है। अब दोस्तों कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है क्योंकि किसी को नहीं पता है कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, मतलब दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और दोस्तों अपन इसको कह सकते हैं ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी कह सकते हैं। और 1868 में दोस्तों, इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 109 का क्या है? विथ होम इज द हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड, मतलब अपना क्वेश्चन क्या है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर है वो उसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है नेशनल इनकम, ऑप्शन बी पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन सी नेशनल एजुकेशन, ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ हिंदूज। देखिए दोस्तों आपको मतलब क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में और हिंदी मतलब दोनों लैंग्वेज में दोस्तों दिया जा रहा है। मतलब दोस्तों आप सोचिए कितनी मेहनत की जा रही है दोस्तों। सो दोस्तों अपना इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो हिंदू वृद्धि दर है दोस्तों वो उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है राष्ट्रीय आय से, यानी नेशनल इनकम से उसका संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है अपना?
व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया एट प्रेजेंट। मतलब दोस्तों वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है दोस्तों वो किस आधार पर, मतलब किस आधार वर्ष क्या है, उसका गणना का जो आधार वर्ष है वो क्या है दोस्तों, वो अपन को बताना है। तो वो दोस्तों उसका आधार वर्ष कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या है 2003 से 2004, ऑप्शन बी 2004 से 2005, ऑप्शन नंबर डी सी क्या है 2017 से 18, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका ऐड कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 2011 से 12, मतलब दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2011-12 में ही इसका आधार वर्ष है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, सन 2011 और 12 इसका आधार वर्ष है। दोस्तों आधार वर्ष क्या होता है दोस्तों, आधार वर्ष क्या होता है दोस्तों, जो अपन मान लेते हैं दोस्तों अपने जो पिछले वर्ष में दोस्तों कितना प्रोडक्ट किया था, कितना उत्पादन किया था, और इस वर्ष कितना, मतलब कि जो पिछले वाले वर्ष की तुलना अपन जो इस वर्ष से करते हैं वही क्या होता है दोस्तों आधार वर्ष होते हैं। दोस्तों मैंने आपके सभी डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए हैं, और दोस्तों कोई भी यदि डाउट आपको आए इन प्रश्नों से संबंधित तो दोस्तों आप बिल्कुल कमेंट कर दोस्तों बता सकते हो। मैं आपकी कंप्लीट डाउट दोस्तों क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। आप दोस्तों कमेंट क्या करो कि आपकी कौन सी डाउट है, आपके कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आपको सभी डाउट दोस्तों सोल्व कर दी जाएंगी। तो दोस्तों आज अपना जो ये प्रैक्टिस सेट जो है 11 नंबर का दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट करवाया है दोस्तों। और देखिए दोस्तों आपको कंप्लीट करवाया है प्रैक्टिस नंबर 11 का, और पूरी डिटेल से करवाया है। सो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने परिवार में सदस्यों को जोड़ें। भाई बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, केवल दोस्तों आप लोगों के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी नया साथी आता है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और आपके लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं, मतलब जैसे जैसे दोस्तों अपने परिवार में होंगे सदस्य अपन कुछ नया नया लाते रहेंगे दोस्तों, और अपन परीक्षा की खोपड़ी में दोस्तों छेद करेंगे दोस्तों। आप दोस्तों मेहनत किया करो, और अपना दोस्तों एक सुबह दोस्तों अपना एक टारगेट बनाए करो आप लोग भी कि अपन को आज ये काम करना है दोस्तों। सो दोस्तों मैं आपको मोटिवेशन कोट भी लाता हूँ दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट अपने 12वें नंबर की प्रैक्टिस सेट में दोस्तों अपन मिलते हैं। सो दोस्तों अच्छी तरीके से कीजिएंगे दोस्तों, अपन दोस्तों इससे अच्छा भी अगले प्रैक्टिस सेट 12वें नंबर में करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों जय हिंद जय भारत।